इस पार्ट को शुरू करने से पहले मेरा जो पहला जो वो रहेगा वो ये था कि हम पढ़ रहे थे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या था कि पार्टी मतलब जो भी लाइट वेव्स हैं या लाइट है वो एज ए वेव और पार्टिकल दोनों तरह बिहेव करती है। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे जिन्होंने हमें मतलब ये बताया था कि हमारे पास लाइट के दो तरह के बिहेवियर हैं। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था वो पार्टिकल बिहेवियर के लिए था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल बिहेवियर के लिए था। लेकिन क्या हुआ कि मतलब ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हमारा वेव नेचर कैसा है लाइट का, तो इस दो मतलब वेव नेचर के को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ग्राफ डायग्राम मैंने बनाया है। तो बस बताने के लिए कि लाइट वेव जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन दोनों जाती है। मतलब अगर हम किसी एक लाइट सोर्स से लाइट जनरेट हो रही है उसको दो एक स्लिट्स के थ्रू पास करें, तो अगर हम उसको स्क्रीन पे देखें तो हमें ब्राइट डार्क ब्राइट और डार्क इस तरह के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब देर इज ए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि मेरी एक वेव है, वो मेरी सपोज ए वेव है, ये एक मेरी एक ए वेव है, ये ए बोल देता हूँ मैं इसको, और ये प्रोपोगेट कर रही है, ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये प्रोपोगेट कर रही है विद टाइम इट इज प्रोपोगेटिंग, हम जस्ट मान लेते हैं। तो अगर एग्जैक्टली मेरी कोई दूसरी वेव अगर यहाँ पे आए, सपोज हमें थोड़ा सा पहले चेंज करना पड़ेगा, मेरी दूसरी वेव छोटी, इससे थोड़ी छोटे कम एम्पलीट्यूड की है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस जो पहली वेव है जो मेरी ए है, मैं इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बस एक ये एम्पलीट्यूड है, ए नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि ये ए एम है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके ए एम बोल देता हूँ। तो अगर एम्पलीट्यूड है, अगर दोनों वेव्स का जो क्रस्ट है, इसको क्रस्ट बोलते हैं, वेव का क्रस्ट। और क्रस्ट का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन जितना मैक्सिमम रहेगा उसको क्रस्ट बोलेंगे, और इसको ट्रफ बोलते हैं। तो अगर इन दो वेव्स का क्रस्ट एक ही जगह पे मैच करे, दो जगह पर ट्रफ एक ही जगह पे मैच करे, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी वजह से कैसा स्पॉट बनता है? ब्राइट स्पॉट। इसकी वजह से कैसे स्पॉट बनेगा? इस तरह का ब्राइट स्पॉट बनेगा। इसका अगर उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब कैसे कि मैं कोई एक वो ले रहा हूँ, ठीक है, एक वेव मैंने ली है, अब इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या हो गया? मेरी पहली एक वेव तो ऐसे है, दूसरी वेव कुछ इस तरीके से है, मतलब बीच से गई है, ध्यान रखना ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से कट किया है, ठीक है। तो अब इसका क्रस्ट जो है इसके ट्रफ पे पड़ गया, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे पड़ गया। तो क्योंकि ये वेव दोनों एग्जैक्टली सेम ही टाइप की हैं, या मैं बोलूँ कि कोहेरेंट वेव है। कोहेरेंट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे कि जो एक ही तरह की वेव्स होती हैं, एक ही सोर्स से निकल रही होती है, मोनोक्रोमेटिक होती हैं, ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से जो जो स्पॉट्स बनेंगे डार्क बनेंगे। तो जब हमने लाइट पार्टिकल्स को या लाइट को हमने दो स्प्लिट्स के थ्रू पास किया, तो हमने देखा कि हमारा जो वेव्स है ये इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। ये बताता है कि हमारी लाइट का वेव नेचर है। तो इससे पहले जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था या ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था, वो पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था। तो ये वेव नेचर है लाइट का, ठीक है। इसी तरीके से जब अगर हम डिफ्रैक्शन को देखें, तो डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट अगर किसी अपर्चर से पास करती है और उसकी वेवलेंथ इस अपर्चर की कंपेरेबल हो, छोटी होनी चाहिए वैसे तो, उससे बड़ी नहीं हो सकती है, तो भी इसी तरह का कुछ एक क्या बोल सकते हैं कि डार्क और ब्राइट स्पॉट्स बनते हैं। तो ये इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन जो फेनोमेना थे, ये लाइट वेव्स कर रही थी। तो अगर हम इसको सम करने की कोशिश करें तो हमारे पास मतलब ड्यूल बिहेवियर आ गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का है। तो ये डायलेमा हो गया साइंटिस्ट के लिए कि इसको बोले तो बोले क्या। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दिन में मैं लाइट की तरह बिहेव करूंगा और शाम में मैं वेव की तरह बिहेव करूंगा, मैं नहीं मतलब लाइट वेव। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक है लाइट में, लाइट वेव में। ये
जिसकी वजह से दोनों एक तरह से दोनों तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ब्लैक बॉडी है। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इसको कलर ले लेते हैं। तो ये एक्चुअली में ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, ये बी है, ठीक है। तो थोड़ा बी मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो थे पार्टिकल नेचर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अगर बोले जाएगा, तो ये वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे। अब साइंटिस्टों ने क्या बोला कि अभी हमारे पास इतनी मतलब डेवलपमेंट नहीं है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस डायलेमा में क्या है कि लाइट कैन पोजेस बोथ पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज, और यू कैन से ये ड्यूअल बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन अब ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट आप कौन सा कर रहे हो। ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट करो, यानी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जिस तरह की आप करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है कि यही डिसाइड करेगा कि वो एक वेव की तरह बिहेव करेगा या एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो ये दो बिहेवियर कैसे अगर आप हम देख सकते हैं कि अगर भाई, यानी क्या है कि अगर रेडिएशन जो है मैटर से रिएक्ट कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, तो अगर वो एज ए पार्टिकल रिएक्ट कर रही है तो वो पार्टिकल की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर वो वेव की तरह कर रही है, ठीक है, तो वो एक वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करेगा, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन। और अगर ये बोला जाए कि वो जो आपकी जो वेव है वे प्रोपगेट कर रही है, तो ये पार्टिकल नेचर पर बिहेव कर, पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर सकता है, वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, लाइट वेव। और ये दोनों चीजें एक्सेप्ट की गई। तो अब ये जब एक्सेप्ट की गई तो ये भी चीज एक्सेप्ट की गई कि भाई ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे, आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, हम क्या मेजर कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंट कैसा कर रहे हैं। यानी कि एंड प्रोडक्ट हमारा या जो भी हमारा बिहेवियर आएगा वो नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से साइंटिस्टों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट के पास में ड्यूअल नेचर है। तो कोई अगर पूछेगा कि पार्टिकल नेचर किसकी वजह से होगा, तो कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो थे पार्टिकल नेचर पे थे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो थे वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो बता रहा था कि भाई इसमें हमारा क्वांटम नेचर है, मतलब डिस्क्रीट नेचर है। वो कैसे बता रहा था कि सपोज मैं H2 को डिसोसिएट करके दो रेडिकल्स में कन्वर्ट करूं, तो ये बाय डिफॉल्ट एक एक्साइटेड स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि H2 की अगर बात करी जाए, अभी मैं कन्फिग्रेशन नहीं बता रहा हूँ, समझ लो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड है, ठीक है, इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं इस एक्साइटेड एटम्स को, इसकी फ्रिक्वेंसीज को देखूं कि कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी इमिट कर रहा है, तो बहुत सारे स्पॉट्स जो थे ब्लैक थे, कुछ कलर स्पॉट्स भी थे। कुछ 410 के अराउंड एक स्पॉट मिल गया, मतलब अभी जस्ट मैं बात कर रहा हूँ जब वो हम जो देख सकते हैं, ये कौन सा है, हमारा लाइट जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में चार स्पॉट्स दिखाई दिए। तो साइंटिस्ट और मतलब अमेज हो गए इस चीज से कि मतलब हाइड्रोजन जो है सारी रेडिएशन नहीं इमिट कर रहा है, वो तो एक कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं होता क्या है। पहला क्या था, उन्होंने क्या किया, वही जो अपना इमिशन स्पेक्ट्रम था वो लिया, एक एक्साइटेड स्टेट सैंपल लिया, उसको एक स्लिट के थ्रू पास करके प्रिज्म से करके उसकी सारी रेडिएशन जो भी उसकी लाइट थी, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं, जब हम लाइट्स को उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्रेड कर देते हैं फिर उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। इन सभी लाइट्स को फिल्म डिटेक्टर पे देखा, तो उसने देखा कि कहीं पर हमें मतलब कंटिन्यूस तो नहीं, लेकिन कुछ यहाँ इस पोर्शन में कुछ कंटिन्यूस तुम बोल सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ा डिस्क्रीट है, लेकिन जो हमारी लाइंस प्रोड्यूस हुई वो डिस्क्रीट थी, वो कुछ कुछ फ्रिक्वेंसीज पे बन रही थी। और सेम जब मैंने इसको एब्जॉर्ब कराया, उसका एग्जैक्टली जहाँ पे एब्जॉर्ब इमिट करा था उल्टा सैंपल जो था, ठीक है, अभी हमारा एब्जॉर्बिंग सैंपल जो है H2 है,
नॉट H1 नहीं है। तो जैसे हमने किया कि तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जिन जगहों पे हाइड्रोजन रेडिकल जो था, H रेडिकल क्या बोलते हैं कि इमिट कर रहा था एग्जैक्टली उसकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट ही तरीके से जहां जहां पे हमारी लाइट्स मिल रही थी वहां ब्लैक स्पॉट्स बन गए। यानी कि नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा कि इसने ये बता दिया कि हमको हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसने हमारा ये चीज जो मतलब कंक्लूजन कैसे बोलेंगे कि इसने क्वांटम नेचर को बता दिया कि भाई यहाँ डिस्क्रीट है एनर्जीज जो है, एनर्जीज आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है क्वांटाइज है, क्वांटाइज मतलब एक स्टेप्स में है, वो वैसे नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। तो जैसे ही हमने डिस्क्रीट शब्द का इस्तेमाल किया तब साइंटिस्ट के हो गई बल्ले बल्ले, साइंटिस्ट बोलने लगे कि भाई हमारे पास में सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स नहीं है, हमारे पास में सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स नहीं है, हमारे पास में क्वांटम फिजिक्स भी है। और ये हम पैदा नहीं कर रहे हैं, ये नेचर ने बनाई है। नेचर सम एटॉमिक पार्टिकल को ऐसे ही डील कर रहा है। तो हम हैवियर ऑब्जेक्ट्स के केसेस में भले ही क्लासिकल फिजिक्स से सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की बातें करेंगे या एटम्स की बातें करेंगे या एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बातें करेंगे, तो हमें क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। तभी हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट किया गया क्वांटम फिजिक्स। फिर अब ये जो भी लाइंस हमको मिली, सपोजिंग लाइंस को हम बोले, तो रेडबर्ग ने इस पर थोड़ा सा काम किया। चार पांच साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, लाइमन ने, बाल्मर ने, ये पांचों साइंटिस्ट हैं, पाचेन ब्रैकेट प्रिफन। तो ये फ्रिक्वेंसी जो भी इमिट कर रहा था वो इसको इस फॉर्मूले से देते हैं 1.0977 10⁻7। n1 क्या है इनिशियल स्टेट और n2 क्या है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट ही कैसे अगर हम देखेंगे तो इसको एक तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर में ऑर्बिट है, बहुत सारी ऑर्बिट है, तो ये तुम्हारा n1 है, ये तुम्हारा n2 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इससे निकलने वाली फ्रिक्वेंसी ये होगी, सिंपल शब्द में। तो ये n1 n2 पर डिपेंड करेगी। अगर मेरा n1 1 है और n2 उसके बाद में कोई भी नंबर ले रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 है, तो मेरी एनर्जी जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में चली गई, जो हमें दिखे ही नहीं, क्योंकि यू हम अल्ट्रा वायलेट रीजन को नहीं देख सकते। लेकिन बाल्मर ने जैसी सीरीज को क्या बोला कि जब n2 से आप स्टार्ट करोगे और उसके बाद कुछ भी देखोगे तो विजिबल की तरफ जाएगा, और हाँ जैसे n बढ़ेगा तो कंटिन्यूस शिफ्ट भी, कंटिन्यूटी भी दिखती है, लेकिन इन सीरीज के लिए विजिबल लाइंस आई। और इसके बाद अगर कुछ भी किया गया, अगर n3 से तुमने स्टार्ट किया, मतलब थर्ड से आगे बढ़ाकर कोशिश करेगी, सपोज तुम्हारा अब नया n1 जो है ये है, इसके बाद तुमने कुछ भी देखा तो वो सब इंफ्रारेड में था। तो जब भी रेडिएशन कोई एक्साइटेड सैंपल करता है तो वो हर एक रेंज की करता है, ठीक है, हर एक रेंज की वो एनर्जी जो है यूज अल्ट्रा वायलेट से विजिबल से इंफ्रारेड तक जाता है। लेकिन हम देख से विजिबल वाले को पाते हैं, देख हम किसको पाते हैं, कलर की सेंस में बोल रहा हूँ कि कलर की सेंस में वो कैसे परसीव करते हैं, तो वो विजिबल लाइट की सेंस में ही परसीव करता है। तो जैसी ये चीज मतलब उन्होंने निकाला, तो इसको एक और तरीके से थोड़ा सा और देख सकते हैं। तो हम देखिए जो हमारी लाइमन सीरीज थी, लाइमन सीरीज हमारी इस तरीके से है कि हमारा n1 है और इधर से हमारा मतलब यहाँ से वापस आ रहा है। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो हम देखेंगे जो कलर जो हमें मिल रहा है वो बस बार्मर सीरीज में मिल रहा है, वो पार्शियल और प्रैक्टिस उसमें नहीं मिल रहा है। और एन इनफाइनाइट का मतलब है कि हमारा इनफाइनाइट पे कहीं है, ठीक है। तो ये सब ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये साफ साफ बता रहा है कि हमें मतलब हमारा एक ही सीरीज जो है कलर प्रोड्यूस कर रही है, वो है बार्मर सीरीज। यानी हमें n2 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ही हम बोल सकते हैं कि हमारा मतलब कलर जो है, जो हम विजिबल फ्रिक्वेंसी जो हम देखेंगे वो विजिबल लाइट की रेंज में आएगी। इस मतलब इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके बॉस ने एक मॉडल प्रपोज कर दिया। बॉस ने क्या मॉडल प्रपोज कर दिया जो मैं अभी बताता रहता हूँ बार बार, कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में हमारे पास ऑर्बिट्स हैं। इसको ऑर्बिट्स बोला, उसने क्या बोला, ऑर्बिट्स बोला। तो ऑर्बिट्स क्या हैं, ऑर्बिट्स एक स्टेशनरी स्टेट्स हैं। स्टेशनरी स्टेट्स क्या है कि इसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में घुसने, बीच में नाचना स्टार्ट कर देगा, नहीं।
इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं ऑर्बिट्स में ही घूमेगा। तो इन ऑर्बिट्स को बोला गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी क्यों बोला गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला गया, ये स्टेशनरी थी। स्टेशनरी का मतलब था इनकी एनर्जी नहीं बदल रही थी, इनकी एनर्जी जो थी कांस्टेंट थी। एनर्जी क्या थी इनकी, कांस्टेंट थी। तो इस कॉन्सेप्ट, लेकिन ये गलत था क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट नहीं थी इसमें, मतलब एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी कुछ है नहीं करने के लिए, हमें ये चीज माननी पड़ेगी, नहीं तो हमारा जो जितना भी डेवलपमेंट है सब रुक जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने मान लिया कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं जिनकी एनर्जी चेंज नहीं करती है टाइम के साथ में, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। और जब कभी भी हमारा एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। इसी तरीके से इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ नहीं जा सकता, इस बीच में नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ कोई ऑर्बिट्स है ही नहीं। तो अगर एक्साइटेशन होंगी, सपोज मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस, सपोज मैं यहाँ से यहाँ गया तो मुझे इसका माइनस इसका करना पड़ेगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसे दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अब क्वांटाइजेशन आएगा कि मतलब ऑर्बिट्स बन ही क्यों रही थी, ऑर्बिट्स का मतलब ये ऐसे ऑर्बिट्स क्यों बन रही थी, मतलब बीच बीच में ऑर्बिट्स क्यों नहीं बन रही थी, वो था इस एन की वजह से। ये जो एन जो था इसको बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी नहीं आएगा, बस एन समझ लो एक नंबर्स था, वो पूरा एक मल्टी, वो एक नंबर्स था 1 2 3 के टर्म्स में, वो आधा अधूरा नहीं था। तो इन ये वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई फॉलो करेगा। अगर ये इसके अलावा कोई भी अगर कोई ऑर्बिट बनाने की कोशिश करोगे वो ऑर्बिट्स नहीं है। यानी एम ई वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, यानी एंगुलर मोमेंटम जो है ऑर्बिट का, इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एल भी बोलते हैं इसको। ये एन एच बाई टू पाई के इक्वल होना ही चाहिए, तभी वो ऑर्बिट्स बनेगी, वरना वो ऑर्बिट्स नहीं है। यानी अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारे पास ऑर्बिट्स ऐसे ऐसे एक ये जो ब्लू कलर का सर्कल है ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी बनेगी, इन पिक्चरल डायग्राम। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट आ गया तो बहुत सारे हमको चीजें मिल गई। इन्होंने क्या बोला कि द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड दिस, ये स्टेशनरी स्टेट्स थी। और ये इंट्रीगल नंबर्स हैं, इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बोलना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, इन्हीं के बेसिस पे हमारे ऑर्बिट्स बनेंगे। उसके बाद में क्या बोला गया कि जो भी रेडियस है स्टेशनरी स्टेट्स की, मैं बोलूँ इसकी रेडियस क्या होगी, इस सेंटर से इस तक की जो डिस्टेंस होगी इसकी रेडियस रहेगी। ये कैसे दी जाएगी, ये एक्सपेरिमेंट ने निकाला। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए। ये ए जो है अटोमिक रेडियस है, जहां तक मुझे याद है रेडियस ऑफ एटम्स के हिसाब से बोली गई है। तो ये अराउंड 52.9 पिकोमीटर होती है, ये मेजर की गई। और बोला गया कि जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है जिसके लिए एन वन है वो कितना होगा, 52.9 पिकोमीटर। अगर हम एन टू की बात करेंगे तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 52.9 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा क्योंकि एन स्क्वायर के क्वेश्चन। इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा रेडी हम जैसे जैसे हम ये बढ़ जा रहे हैं 52.9 मल्टीप्लाई बाय 4 को अगर हम करेंगे तो ये क्या हो रहा है, हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है एन टू के लिए। इसी तरीके से अगला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर जा रहा है और इन्हीं ऑर्बिट्स में रहेगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के आसपास ही रहेगा, एन वन के आसपास ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे एन बढ़ेगा आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इसको बोला गया कि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, देखिए अभी भले ही पूरा सही नहीं है लेकिन काम तो कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो मैं अभी बता चुका हूं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है इन एनर्जी स्टेट, तो ये इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन कुछ और नहीं है, ये एक्सप्रेशन कुछ और नहीं है, ये वही अपना पुराना एक्सप्रेशन है। इसमें बस h का मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है ना, हमने बोला था h म्यू होता है। और h की वैल्यू क्या होती है, 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 लेते हैं इसको h को, ठीक है, इनटू म्यू। तो ये जो मेरा h है वो इतना है, जूल पर सेकेंड भी है। तो जैसे ही तुमने ये चीज की है, इससे क्या होगा, तुम्हारा तुम्हारे ये वैल्यूज को तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तब तुम्हें एनर्जी आ जाएगी।
तो इसमें जो रेडबर्ग कांस्टेंट एनर्जी वाला है वो तो वेवलेंथ वाला है, वो क्या है, वो वेवलेंथ वाला है, तो ये 1.0977 है। ये जो है अराउंड 2.18 के अराउंड रहता है और 10⁻18 रहता है, तो इतनी एनर्जी n1 स्टेट में रहेगी अगर हम करेंगे। अगर सपोज, तो लाइन स्पेक्ट्रम हमें किसकी वजह से मिल रहे थे, इसी की वजह से मिल रहे थे, क्योंकि n1 और n2 जो है एक इंटीग्रल नंबर ही ले सकता है, इसी वजह से हमको एक लाइन मिल रही थी, लाइंस डेवलप हो रही थी। और अगर हम एनर्जी की टर्म्स में बात करेंगे तो ये ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें क्या किया इन्होंने, क्या बोला कि ये तो भाई हाइड्रोजन के लिए हमने सारा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जैसे लिथियम है, लिथियम मेरा प्लस में है, बेरिलियम मेरा 2 प्लस में है, तो इनके लिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी इनकॉर्पोरेशन रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होकर जेड स्क्वायर जो है, लिथियम का जो जेड है वो आ जाएगा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर और कुछ नहीं है, जेड इज ए एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। तो जेड एनर्जी जो है जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और जेड रेडियस जो है जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे ये कॉन्सेप्ट आ गया, वैसे हमारी रेडियस मिल गई अपने को। अब जैसे ही अपने को रेडियस मिल, हमें अब हमारे पास क्या क्या चाहिए था, हमको एनर्जी निकालनी थी, किसी भी तरीके से रेडियस निकालनी थी। तो हमारे पास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी है, इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी रहेगी और उसकी रेडियस भी है। तो अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं तो हम तो ड्रॉ तो कर ही सकते हैं ना भाई। हमें पता है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एनर्जी हमको पता है, हमें रेडियस मिल गई। भाई अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए थी, रेडियस इन्होंने दे दी अपने को, और उसके बाद में एनर्जी हमें बता दी हर एक स्टेट में। तो हमारे पास तो ये एक डायग्राम, एक हमारे पास एक मॉडल बन गया है जिसको बोर्स मॉडल बोलते हैं, कि रेडियस तो हमारे पास थी और एनर्जी हमको मिल गई। तो अब हम बाकी सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं कि इमिशन हो कैसे रहा है। तो इमिशन में उन्होंने क्या बोला कि अगर n1 ग्रेटर देन n2 रहेगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी, ये n1 दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, n1 ग्रेटर देन n1 कैन बी ग्रेटर देन n2 और n1 कैन बी लेस देन n2। तो जब n1 ज्यादा रहेगा तो आप देखिए एनर्जी क्या आ रही है। सपोज अगर मैं इसमें, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, Z1 रहेगा, तो 1/4 -1 विच इज इक्वल टू -3/4 एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये मेरा न्यूक्लियस है, मैं एक छोटा सा लेता हूँ, और अगर मैं इस बार, इसका मतलब ये है कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं मेरा n1 जो है 2 है यहाँ पे, और n2 जो है मेरा 1 है। अगर मैं उल्टा जा रहा हूँ तो एनर्जी जो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर ऊपर से नीचे आना है, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट्स में जाना है, तो मुझे एनर्जी, मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सेम, अगर मैं सेम उल्टा प्रोसेस करूंगा तो मेरे को एनर्जी चाहिए रहेगी, मुझे एनर्जी मतलब मुझे एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इसमें रिलीज करनी पड़ेगी। मतलब अगर मुझे ऊपर से, मुझे वहां से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आना है तो मुझे रिलीज करते हुए आना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे जाना है तो मुझे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, मतलब हायर ऑर्बिट्स में ऊपर एब्जॉर्ब करते हुए जाना पड़ेगा। तो इससे हमें कुछ और भी पता चल गया कि भाई क्या हमारा प्रोसेस है। तो हम जब हायर स्टेट्स में जाते हैं तो हमको एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ती है, सिस्टम को एनर्जी लेनी नहीं पड़ती, हमें देनी पड़ती है। तो जब हमें ये सब मिल गया तो जो हमारा मॉडल था, रुदरफोर्ड मॉडल कैसा था, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो हमें बताया गया था कि भाई न्यूक्लियस होता है, खाली स्पेस होता है, लेकिन वो बहुत एब्सोल्यूट नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा बता दिया स्पेस है। तो बोर्स का बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो गया। बोर्स ने बोला कि भाई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमको डबलेट्स मिली। डबलेट्स का मतलब क्या है कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स में दो दो लाइंस मिलने लगी। अगर हम इसी स्पेक्ट्रम को एक हाई मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो ये लाइंस भी स्प्लिट हो जाएंगी।
तो ये स्प्लिटिंग नहीं बता पा रहा था। अगर ये स्प्लिटिंग ये नहीं बता पा रहा था तो फाइनल डिटेल्स ही नहीं ले पा रहा था। ठीक है, जैसे ही ये बोर्स मॉडल या जो भी तुम बोर्स मॉडल बोलो, अगर हम जेड अगर हमारा 1 है तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जेड जरा सा भी मतलब अगर 2 भी है ना तो ये बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था। और अभी मैंने बताया कि अगर हाई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड अगर बोलते तो जीवन स्पेक्ट्र बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्राक इफेक्ट। ये आप पढ़ेंगे 11th में। तो बाय डिफॉल्ट आपको स्प्लिट हो जाएंगी तुम्हारी लाइन। और अगेन ये एक चीज में मिसिंग था कि वो जो हमारा क्वेश्चन है H2 प्लस ओ मिल के H2O क्यों बनाते हैं, यह केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको साफ शब्दों में बोला जाए केमिकल कॉम्बिनेशंस में क्यों हो रहा है ये भी नहीं बता रहा था। ये सब कुछ बता रहा था, एक्साइटेशन बता रहा था, लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशंस नहीं बता रहा था। तो दो बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। अब वो ड्रॉबैक्स का मतलब बेसिक ओरिजिन क्या था, वो अगेन वही था, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल का दो दोहरा बिहेवियर। वो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का या लाइट वेव का दो तरीके का बिहेवियर ही इसका रीजन था कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये स्प्लिट क्यों कर रही है। तो ये अगर अब मैं थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ज़्यादा तो वही, लेकिन हाँ मुझे लगता है यहाँ ये वाला पार्ट अभी हम यहीं पे रोकते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा। और जब तक 11th और 12th की सीरीज एटलीस्ट में सारी केमिस्ट्री ना पढ़ा दूँ, तब तक मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।